ताकि जो जिन्होंने आज ज्वाइन किया बात क्लियर हो जाए। टॉपिक नंबर 1 डिस्कस किया था कि इनवर्स ऑफ फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो उसकी रिवीजन ये थी कि आपके पास कोई भी फंक्शन हो, किसी भी वेरिएबल में हो, किसी और वेरिएबल के इक्वल लेट करना होता है वाई के, ठीक है, और उसे इन टर्म्स ऑफ एक्स कहते हैं। फिर हम यूं करते हैं बेटा कि एक तरफ आपके पास वाई होता है और एक तरफ आपके पास होता है, जिसको हम मैथमेटिक्स लैंग्वेज में एफ इनवर्स ऑफ वाई कहते हैं। जब एक्स सेपरेट हो जाता है तो इसी चीज को आप एफ इनवर्स ऑफ वाई कहते हैं, और वाई की जगह पे फिर लास्ट में एक्स रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। इसको हम इंशाल्लाह अभी मर्ज करने लगे हैं सारे टॉपिक्स के साथ जो चीज़ें पढ़ी हैं, ताकि आगे ग्राफिकल मेथड भी आपको क्लियर हो जाए। इसमें मैंने लीनियर फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना सिखाया था, क्वाड्रेटिक फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना सिखाया था, क्यूबिक का इन्वर्स सिखाया था, रैशनल का सिखाया था बेटा, और रेडिकल का इन्वर्स फाइंड करना सिखाया था। ये जितने मैंने नाम लिए हैं, चाहे वो रेडिकल फंक्शन हो, चाहे वो रैशनल हो, चाहे वो पोलिनोमियल हो, ये सारे किसकी फर्दर टाइप्स हैं? अलजेब्रिक की, ठीक है। ये अलजेब्रिक ही की काइंड्स हैं। तो सिर्फ हमने अलजेब्रिक का इन्वर्स फाइंड करना सीखा था। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 8 और 9 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़े हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी फंक्शन पढ़े हैं, और उससे पहले बेटा चैप्टर नंबर 2 और 3 में मैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक पढ़ा चुका हूँ। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताने जा रहा हूँ कि टोटल 5 काइंड्स होती हैं बेटा किसी भी फंक्शन को लिखने की। नंबर 1 अलजेब्रिक, जो कि एक्स की पावर में आ रहा हो, फ्रैक्शन में आ रहा हो, होल पावर 1/2 हो, 3/4 हो, रेडिकल हो, ठीक है, या मॉडुलस हो, ये सारे क्या कहलाए जाते हैं बेटा? इन्हें कहा जाता है आपके पास, ये आपके पास कौन से फंक्शन है? अलजेब्रिक। इसी तरीके से फिर एक और काइंड होती है ट्रिग्नोमेट्रिक, एक और काइंड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक आपने चैप्टर नंबर 9 सेकंड ईयर में पढ़ लिए हैं, ठीक है, और कुछ बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लिया है चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, ठीक है, कुछ बच्चों ने। तो खैर वो एनबीएफ वालों ने जो है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक, केपीके वालों ने पढ़ा हुआ है। तो ये मिक्सचर से दो किस्म के स्टूडेंट्स क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो मैं दोनों के लिए सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपके पास बेटा एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक भी एक फंक्शन है, लेकिन खैर उसका हमने यहाँ पर इनवर्स की तरफ नहीं गए हैं, हम सिर्फ अलजेब्रिक के ऊपर गए हैं। टॉपिक 2 बेटा मैंने पढ़ाया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन को फंक्शन के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करने के अमल को ना कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। जैसा कि आपके पास एफ ऑफ एक्स है, एक्स की जगह पे एक और फंक्शन इंसर्ट कर दिया जाए, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन विद फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसकी भी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। लेक्चर नंबर 1 था जो मैंने डिलीवर किया था। लेक्चर नंबर 2 बेटा था लिमिट्स ऑफ फंक्शन। तो लिमिट्स क्यों जरूरी है इसके ऊपर बात हुई थी, डिफरेंट इंपॉर्टेंट लिमिट्स के ऊपर डिस्कशन हुई थी। तो आप उस लेक्चर को एक दफ़ा पीडीएफ को भी देख सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो ज़रूर डिस्कस करें। अब किसी भी फंक्शन की लिमिट को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसकी लेफ्ट हैंड और उसकी राइट हैंड लिमिट क्या है। बेटा लेफ्ट हैंड का बड़ा सिंपल सा मतलब है, किसी भी नंबर के ऊपर लिमिट को अप्रोच किया जाए, चाहे लेफ्ट या राइट से, तो आपकी अप्रोच जो है वो सेम होनी चाहिए। अप्रोच वाला जो नंबर है बेटा वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो आपके पास बेटा लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेफ्ट से लेफ्ट हैंड से कोई और आंसर आता है, राइट हैंड से कोई और आंसर आता है, ठीक है बेटा, तो फिर लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल नहीं होती है, तो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती है, और लिमिटिंग वैल्यू भी नहीं लिख सकते हैं। अब आपके साथ ये बार बार जो मामला डिस्कस किया जा रहा है, उसकी वजह ये है कि जब आप उठाकर लिमिट किसी फंक्शन में एक्स की जगह पे सेम आप वेरिएबल पुट कर देते हैं बेटा, तो उसका आंसर लेट से 9 आ जाता है। एक्स की 3 पुट कर दी है, तो एक तो ये पता होना चाहिए हमारी क्लास को कि ये 3 पुट नहीं हो रहा है, ये या तो 2.999999 पुट हो रहा है, या 3.00000001 पुट हो रहा है। तो अप्रोच आपकी सेम है जी, कि लेफ्ट से आए या राइट से आए तो ऑलमोस्ट सेम ही नंबर को आप अप्रोच करते हैं। तो इसकी वजह से बेटा आप बिला झिझक ना लेफ्ट की बात करते हैं ना राइट की बात करते हैं, बल्कि डायरेक्ट लिमिट इसके अंदर इंसर्ट करके आप आंसर को
एवेल्युएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वो मतलब चीज है कि जो इसको लिमिट को डायरेक्ट एनालाइज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर हमें क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा कि कब लेफ्ट की बात करनी चाहिए और कब राइट की बात करनी चाहिए। तो इसी हवाले से मैं बताने जा रहा हूं बेटा आज कि पीस वाइज फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है, जैसे कि मॉडुलस फंक्शन खुद पीस वाइज है। इसके अलावा आपकी बुक में सैकड़ों एग्जाम्पल पीस वाइज किए हैं बेटा। तो पीस वाइज यानी कि टुकड़ों में तकसीम हुआ हुआ फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन या कंपाउंड फंक्शन। बेटा मॉडुलस इट सेल्फ क्या है, पीस वाइज है। तो मॉडुलस के ऊपर ये मैंने प्रीवियस लेक्चर आपकी डिटेल डिस्कशन आप लोगों के साथ की थी, और उम्मीद है कि आपने मॉडुलस की लिमिट को भी डाइजेस्ट किया होगा। ठीक है, उसके अलावा बेटा मैंने टाइप्स ऑफ लिमिट पे आया था, और एक टाइप हमने, बल्कि दोनों टाइप्स को डिस्कस कर लिया था। पहली टाइप क्या है बेटा कि आप किसी भी फंक्शन के अंदर लिमिट पुट करते हैं, आपके दो तरह के आंसर आ सकते हैं बेटा। या तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा डायरेक्टली, या फिर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो बेटा इस सूरत हाल में आप कह देते हैं कि दिस इज योर इजी लिमिट। लेकिन आज एक और बात ऐड करने जा रहा हूं, इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा इस लेक्चर की बेटा, कि जब आप फंक्शन के अंदर लिमिट को इंसर्ट करते हैं और लिमिटिंग वैल्यू कोई आ जाती है, ठीक है, टू आ जाती है, जीरो आ जाती है, -1 आ जाती है, या एनीथिंग इज पॉसिबल, वट एवर कुछ भी आ जाती है बेटा, तो आप कहते हैं जी कि लिमिट आपकी क्या है, एग्जिस्ट करती है। लिमिटिंग वैल्यू जो आ रही है तो एग्जिस्ट। 1 और लेफ्ट से आए तो माइनस इन्फिनिटी, राइट से आए तो कॉस इन्फिनिटी। ठीक है, अगर यम होता है, यम माइनस इन्फिनिटी आ जाता है, फिर लिमिट तो इजी होती है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती बेटा। तो ये 99% स्टूडेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि जब लिमिट की कोई ना कोई वैल्यू लिमिट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये नहीं। तो लिमिट इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ये बात आपको। जी जी, अब भी आवाज नहीं कटेगी। भी आ रही है। जी जी, repeat, कोई मसला नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा था बेटा कि जब आप लिमिट सी फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, या तो कोई कांस्टेंट आ जाता है या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाता है। ठीक है, दोनों सूरतों में लिमिट इजी होती है, चाहे डिफाइंड वैल्यू आंसर में आए चाहे अनडिफाइंड आ जाए। ठीक है, अनडिफाइंड फॉर्म आ जाए। अनडिफाइंड फॉर्म कहते हैं कि इसको है इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी के आ जाने को। ठीक है बेटा, अब बात ये कर रहा था कि आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब कुछ और है, इजी लिमिट आने का मतलब कुछ और है। इजी लिमिट का सिंपल सा मतलब है लिमिट उठा के फंक्शन में पुट करें, या तो कोई नंबर आ जाए या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तो इस फिनोमिना को इजी लिमिट कहते हैं। इजी लिमिट की आगे से फिर दो ब्रांचेस हैं बेटा, कि वो अगर तो कोई नंबर आ जाता है आंसर में तो मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। और अगर आपके पास बेटा आंसर इन्फिनिटी आ जाता है, माइनस इन्फिनिटी आ जाता है, तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आपने ये जुमला बाकायदा लिखना है बेटा, लिमिट डजंट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अब इसकी लॉजिक मैं बताता हूं क्या है। तो बेटा ये मैं आप लोगों के साथ ई कैट 2022 का एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहा हूं, और बड़ा फेमस किस्म का एमसीक्यूज है, तो इसको जरा देख लेते हैं जी। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1/x²। ऑप्शन ए था बेटा इसका इन्फिनिटी, ऑप्शन बी था इसका अनडिफाइन, था इसका बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है इसके पास लिमिट डजंट एग्जिस्ट।
अब ज्यादातर स्टूडेंट्स चूंकि प्रैक्टिस करके जा चुके होते हैं, ठीक है, तो वो उसकी बात को समझ ही नहीं रहे होते कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो चाह रहा है जी कि इसकी आंसर बताएं, इसका आंसर क्या आता है। अब इसका आंसर ही नहीं है बेटा। मजे की बात ये है, वैसे देखा जाए तो सर, क्या ये आंसर नहीं है? क्या ये अनडिफाइंड नहीं है? जी बेटा, चैप्टर नंबर आपका जो पढ़ रहे हो आप एनबीएफ वाले, इनका चैप्टर नंबर ये 2 है, 2.1 है, लिमिट वाली, ठीक है। और जो केपीके वाले बच्चे मेरे साथ अभी क्लास में अटैच हुए हैं बेटा, इनका ये चैप्टर नंबर B2 है और 2.3 है ये, ठीक है। मैं एक दफा फिर बता दूं कि मैं कैलकुलस के कुछ टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूं आपके साथ मिलकर। कैलकुलस में जो टॉपिक्स आते हैं बेटा, वो फंक्शन आता है, इनवर्स ऑफ फंक्शन आता है, लिमिट आती है, कॉन्टिन्यूटी आती है, डिफरेंशियबिलिटी आती है, इंटेग्रेबिलिटी आती है। तो ये आपके एनबीएफ की अगर बच्चा पूछ रहा है, नेशनल बुक फाउंडेशन का, तो आपका अल्टीमेट ये चैप्टर नंबर 2, 3 ये बनता है, ठीक है, 2 और 3 बनता है। ये वो स्ट्रांग हो जाएंगे आपके चैप्टर नंबर 2 भी और चैप्टर नंबर 3 भी, और 1 का कुछ हिस्सा। और अगर केपीके के पूछ रहे हैं तो 2, 3, 4, 5 ये चारों चैप्टर आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जनरल टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं, ताकि आपको ये टॉपिक स्ट्रांग हो जाए, क्वेश्चन जैसा भी आ जाए आपकी बुक से आप उसको टैकल कर सकें, ठीक है बेटा। तो इसका जो राइट ऑप्शन मैं बताना चाह रहा था जी, वो लिमिट डजंट एग्जिस्ट है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन ये प्रायोरिटी ऑर्डर पे है। अच्छा, चारों में फिलहाल जो डोमिनेंट आंसर है वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। ये डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। लेकिन अगर सर ये ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है जी, इन्फिनिटी आता है, इसी तरफ आ रहा हूं बेटा। अगर ये चीज ऑप्शन में नहीं होगी बेटा, डेल्टा ऐसी कोई चीज नहीं लिखा हुआ होगा जो भी, तो फिर आपका राइट ऑप्शन इन्फिनिटी होगा, ठीक है। क्या आपके पास आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। और अगर लेट से इन्फिनिटी भी नहीं होता बेटा, अनडिफाइंड आंसर में होता है या कोई और आंसर होते हैं जो रेलेवेंट नहीं होते, तो फिर अनडिफाइंड होगा। तो जब भी बेटा एमसीक्यूज में ये टेक्निक्स हैं, कभी एंट्री टेस्ट की क्लास में बैठने का मौका मिलेगा तो आपको टैक्टिस सिखाए जाएंगे कि जब भी 4 ऑप्शन आएंगे या 5 ऑप्शन आए, तो पांचों में जो बिल्कुल बेहतरीन ऑप्शन है उसकी तरफ जाना होता है। और जब पांचों के पांचों ही गलत हों बेटा, तो जो सबसे कम गलत होता है उसकी तरफ जाना होता है। अगर चारों पांचों ठीक हों, सबसे ज्यादा ठीक होता है उसकी तरफ जाना होता है। तो बस यही पजल गेम वो करते हैं एंट्री टेस्ट में। बाकी तो मैथमेटिक्स के टॉपिक ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट जिन्होंने 6 से 7 माह पढ़ा होता है बेटा, उनके स्ट्रांग होते हैं। तो टॉपिक को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। टॉपिक का रिदम समझना बहुत जरूरी है। तो खैर, ये इजी लिमिट थी जो मैंने आपको बताई थी। किसी भी फंक्शन को मैं लिमिट उठा के पुट कर दूं, तो डिफरेंट तरह के मैंने क्वेश्चंस बेटा आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। पीडीएफ भी आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। क्वेश्चन फॉर्म में थी तब भी लिमिट थी, रेडिकल फॉर्म में थी तब भी लिमिट थी, ठीक है जी। साथ आपके साथ करने लगा हूं कि वेरी हार्ड लिमिट कहते किस चीज को है बेटा। जब आप लिमिट को पुट करते हैं तो आपके पास कोई भी जाहिरन आंसर नहीं आ रहा होता, ठीक है। मतलब आंसर तो होता है, 2 होता है, 10 होता है, 6 होता है, लेकिन डायरेक्ट उस आंसर तक आप लोग नहीं पहुंच सकते हैं बेटा। जब डायरेक्ट किसी आंसर तक आप लोग ना पहुंच सकें, तो ऐसी फॉर्म्स को बेटा इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है। अब पहले तो ये बात जहन में रखनी है, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड फॉर्म एंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है जी। इनडिटर्मिनेट लफ्ज ऑपोजिट है डिटरमाइन का। डिटरमाइन का मतलब होता है डिटरमन, जाहिर होना। इनडिटर्मिनेट का मतलब है जो जाहिर नहीं होता है उसको जाहिर करना पड़ता है, ठीक है। अनडिफाइंड तो चीज ही और है बेटा। अनडिफाइंड का मतलब है जो चीज डे वन से ही अनडिफाइन है। जैसे कि ये देखें, अब स्क्रीन पे आपको नजर आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/x²। और भाईजान ये सारे पाकिस्तान को पता है कि ये बात किसके इक्वल है, पॉजिटिव इन्फिनिटी के। दिस इज नोन एज अनडिफाइंड।
या अनडिफाइन है। लेकिन एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं बेटा, एक्स स्क्र माइनस 4/x-2 अप्रोचेस टू 2 है। अब इसके अंदर 2 पुट करें तो ये क्या है, 0/0। तो बेटा आप तो 0/0 को 1 नहीं लिख सकते। 2/2 1 होता है, 1/1 1 होता है, 3/3 1 होता है, -4/-4 1 होता है। ऊपर सेम नीचे सेम नंबर हो तो कटिंग होकर 1 आता है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा कि 0 ऊपर हो 0 नीचे हो कटिंग करके 1 आ जाए, नहीं ऐसा नहीं है। नॉन जीरो नंबर ऊपर और नीचे हो बेटा तो कटिंग करके 1 आता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। तो 0 का तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता ही नहीं है बेटा, तो आप 1 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर कभी क्या आएगा कभी क्या, तो उस सूरत हाल में पुत्र आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, जितना हो सकता है मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसके ऊपर आप फार्मूला लगाएं ना, a² - b², a-b a+b, जो इनडिटरमाइन था अब डिटरमाइन हो जाएगा, x-2 काट जाएगा, x+2 में आप बेटा पुट करेंगे जी, तो आपके पास आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। खैर ऐसे ही क्वेश्चन हमने देखने हैं। तो बेटा ये तो मैंने वैसे एक ओवरव्यू दिया है उस दिन वाले लेक्चर का कि भाई हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या है जी। तो टोटल बेटा 8 किस्म की इनडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं। 0/0 भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, आप इसको कतन 1 नहीं लिख सकते। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी सिंबल्स हैं, नंबर्स नहीं है, ये कट करके आप 1 लिख देंगे। तो ये दिस इज आल्सो इनडिटरमिनेट फॉर्म। 1 की पावर कुछ भी हो जी, आप लोग पढ़ के आए हैं 1 होता है, लेकिन 1 की पावर अनडिफाइन है तो बेटा इसको आप यूं 1 नहीं लिख सकते हैं, गलती से भी नहीं लिखना है। तो ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब एनबीएफ में इतना माइन्यूट सा और इतना अजीबो गरीब किस्म का सिलेबस है बेटा कि उसमें सिर्फ इस फॉर्म को डिस्कस किया गया है, लेकिन आपके एंट्री टेस्ट में इन सारी फॉर्म्स को डिस्कस किया जाता है, इन तीनों को। लेटर ऑन आगे भी डिस्कस होती हैं, लेकिन 3 फिलहाल डिस्कस होंगी। तो मैं इन लेक्चर्स में तीनों को डिस्कस करूंगा बेटा, तीनों के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, ठीक, ताकि हमारी प्रैक्टिस जो है इसमें बरकरार रहे और हमें आगे मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म या 1 की पावर इन्फिनिटी, वैसे तो बाय बाय द वे 0 की पावर इन्फिनिटी भी एक फॉर्म होती है, इन्फिनिटी की पावर 0 भी एक फॉर्म होती है, 0 की पावर 0 भी एक फॉर्म होती है, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी भी एक फॉर्म होती है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी एक फॉर्म होती है। खैर उससे वास्ता नहीं है, पता होना चाहिए। लेकिन 3 ये जो फॉर्म्स हैं बेटा, ये 1/1 आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। 0/0 का मतलब क्या है कि आप लिमिट को डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं, आपके पास आंसर 0/0 आता है। तो रिड्यूस करने के लिए पुत्र आप अलजेब्रिक टेक्निक लगाते हैं टू कन्वर्ट द हार्ड लिमिट की ये निशानी है कि आप जब लिमिट पुट करते हैं तो आपका डायरेक्ट या तो इन्फिनिटी नहीं आ रहा होता, माइनस इन्फिनिटी नहीं आ रहा होता, या कोई नंबर नहीं आ रहा होता, बल्कि ऐसी फॉर्म बन रही होती है बेटा 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, ऐसी चीजें आ रही होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि पहली चीज के पहला क्वेश्चन मैंने रैशनल फॉर्म में आपके सामने रख दिया है। अब आपको पता है कि इसके अंदर अगर -1 को हम इंसर्ट करेंगे तो आंसर विल बी द 0/0। तो उसको रिड्यूस करने के लिए ऊपर से एक्स और नीचे एक्स है ही नहीं, ऊपर फिर a² - b² का फार्मूला लगाएं, -b a+b, कटिंग करके बेटा जो भी है प्रोडक्ट रूल ऑफ लिमिट लगाएं, इस पे लिमिट अलहदा और इस पे लिमिट अलहदा लगाकर आप आंसर देखें 2 आ जाता है, ठीक है। तो अब आप लोग जिन्होंने आज ज्वाइन किया है उनके लिए बताने जा रहा हूं कि क्यों बिला झिझक आपने लिमिट पुट कर दी है। इसीलिए कर दी है बेटा कि -1 के लेफ्ट से आए आप, यानी कि -1.00001, ये लेफ्ट होता है, या -1 के राइट से आए आप, -0.99999999, जो भी दिल करे बेटा इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करें, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर या तो 1.999999 होगा या 2.0000001 होगा। तो इसीलिए आप इस चीज के ऊपर एतमाद हासिल कर चुके हैं कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बात नहीं हो रही है बेटा तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करती है, बिला झिझक आप डायरेक्ट लिमिट को पुट
कर सकते हैं। ठीक है जी। कब नहीं कर सकते हैं सर? तो दो सूरतों में नहीं कर सकते। ठीक है। एक, जब मॉडुलस फंक्शन आए तो लिमिट आप डायरेक्ट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब पीस वाइज फंक्शन कोई खुद से वो एक्सप्लेन कर दे, जैसे कि आने वाले वक्तों में बहुत सारे पीस वाइज आएंगे फंक्शन, तो तब आप लिमिट को डायरेक्ट इंसर्ट नहीं कर सकते। वहां लेफ्ट हैंड को भी डिस्कस करना जरूरी होगा बेटा, वहां राइट हैंड को भी डिस्कस करना जरूरी होगा। अब जरूरी नहीं है। अब डायरेक्ट आपने लिमिट को, सिंगल फंक्शन है ना, सिंगल फंक्शन में डिस्कशन जरूरी नहीं होती है। तो ये फंक्शन है बेटा, जीरो पुट किया जाए तो नो डाउट फॉर्म कौन सी बनती है, 0/0। तो जो मुतवक्के हो सकता है, जो मुमकिन हो सकता है वो काम करें जी। तो एक्स कॉमन लिया जा सकता है, बाकी कुछ भी नहीं हो सकता, कोई चीज कॉमन नहीं है। तो बस लिमिट को क्वोशंट रूल ऑफ लिमिट लगाएं, ऊपर अलहदा नीचे अलहदा। न्यूमिनेटर में लिमिट अलहदा अप्लाई करें, डिनोमिनेटर में अलहदा। इसको क्वोशंट रूल ऑफ लिमिट कहते हैं बेटा। तो जहां एक्स है वहां जीरो पुट कर दें तो यू विल गेट द आंसर इज डिफाइंड नंबर विच इज 4। तो कर क्या रहे हैं, हार्ड फॉर्म थी 0/0, उसको इजी बना दिया है कुछ चीजें कॉमन लेने पे, अलजेब्रिक टेक्निक्स लगाने पे। अलजेब्रिक टेक्निक्स किन्हें कहा जाता है बेटा? कहीं से कुछ फैक्टराइज कर दें, कुछ कॉमन ले लें, कुछ रेशनलाइज कर दें। दीज टेक्निक्स आर कॉल्ड अलजेब्रिक टेक्निक्स। अब जैसे कि ये आपके पास क्वेश्चन है बेटा, नो डाउट इसमें भी टू पुट करें तो आंसर तो 0/0 आता है। तो आप फिर क्या करते हैं, ऊपर a³ - b³, उस दिन भी क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। और नीचे बेटा मिड टर्म ब्रेक करें, फैक्टराइज करें, जो चीज कैंसिल होती है कर दें जी। तो बाकी जो चीज बच जाती है उसमें टू को इंसर्ट करके यू विल गेट द 12/5 मीन्स की 2.4 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास बेटा डिफाइंड नंबर आ गया। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, रेडिकल की फॉर्म क्या है? रेडिकल की फॉर्म जब भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको रेशनलाइज करते हैं। ठीक है। रेशनलाइज क्यों करते हैं सर? तो वही बात है बेटा, चूंकि एच की जगह जीरो पुट करने पे फिलहाल कौन सी फॉर्म आ रही है, 0/0। इस फॉर्म को खत्म करने के लिए बेटा आप इजी लिमिट बनाने के लिए रेशनलाइज करेंगे और न्यूमरेटर को रेशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर में तो सिर्फ एच है। रेशनलाइज करें तो आपके पास बेटा a - b a+b, a का स्केयर माइनस b का स्केयर हो जाएगा। ये कट जाएगा, एच एच से गया 1/√(x + h + (x)। यहाँ पे बेटा h है वहां 0। अब इंसर्ट करें तो अब उम्मीद है कि आंसर 0/0 नहीं आएगा, कुछ भी आ जाएगा, 0/0 नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि हार्ड लिमिट की एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो डिस्कस हो चुकी है कि 0/0 जब फॉर्म बनती है तो आप उस लिमिट को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है। एक और बहुत अच्छा और वेल नोन रिजल्ट है बेटा, जरा उस रिजल्ट को आपके साथ शेयर करना बड़ा जरूरी है। तो अभी तक तो ये फार्मूले तो सबको पता है कि x - a का होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, x - a का होल क्यूब कैसे ओपन करते हैं। और इवन आप लोगों को ये टेक्निक भी सिखाई गई है बेटा फर्स्ट ईयर में। तो x - a की पावर कोई भी नेचुरल नंबर आए तो बायनोमियल थ्योरम के जरिए ओपन कैसे करते हैं। तो यहाँ तक तो बातें पता हैं आपको क्या, लेकिन आज हम जानना चाहते हैं कि होल पावर ना हो, पर्सनल पावर हो। जैसे कि x² - a है, वो तो सबको पता है क्या होता है, x - a x+a, x³ - a³ हो। तो वो किसके इक्वल है वो भी पता है बेटा, a³ - b³ का फार्मूला है ना, x - a x² + xa + a²। एक्चुअल में ये चीज हो क्या रही है, जरा ये देखिएगा बेटा, अभी साथ साथ बताऊंगा। यूं ही आप ना इसी रिदम को देखें तो मैं मैथ्स में पहले भी बता चुका हूँ बेटा, जब मैथमेटिशियन मैथ्स को पढ़ाते हैं एक अच्छे लेवल पे, तो मैथ्स में दो किस्म के लॉजिक्स, दो किस्म की हैं सिर्फ, एक इंडक्टिव लॉजिक होती है बेटा और एक डिडक्टिव लॉजिक होती है। अब ये मैं कौन सी लॉजिक को यूज कर रहा हूँ, डिडक्टिव, कि पहले की शेप को देख के दूसरे की शेप लिखूंगा, या तीसरे की थ्री का है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी थ्री का होगा, ये भी थ्री का ही होगा। अगर मैं लिखता हूँ 3 4 6 9 13, ऑब्वियसली अब भी आप अगली टर्म बता सकते हैं, इधर 1 का है, फिर 2 का है, फिर 3 का है, फिर 4 का है बेटा, और देन ऑब्वियसली 5 का होके 18 हो जाएगा, 6 की होके 24
हो जाएगा, तो दिस इज नोन एज, आपके पास कौन सी लॉजिक है बेटा, डिडक्टिव लॉजिक है। ठीक है जी। तो इंडक्टिव लॉजिक किधर यूज होती है, तो खैर वो फर्स्ट ईयर में मैथमेटिकल इंडक्शन एक प्रोसेस आप पढ़ के आए हैं, उसको इंडक्टिव लॉजिक कहते हैं। ठीक है बेटा। तो ये डिडक्टिवली चीजें परफॉर्म हो रही हैं। असल में हम किस रिजल्ट तक पहुंचना चाहते हैं, ये भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल जितनी चीज समझाई जा रही है उसी चीज के ऊपर आपने फोकस रहना है। एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर हो बेटा, या एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब हो, या एक्स की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 हो, या एक्स की पावर 5 माइनस ए की पावर 5 हो, या फिर बेटा दरमियान में कहीं चलें, सोच लें कि एक्स की पावर 100 माइनस ए की पावर 100 भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। ये कुछ भी हो बेटा, एक बात तो डन है ना जी, एक्स माइनस ए आएगा ही आएगा, कंफर्म। देख रहे हैं आप, हर एक में लीनियर फैक्टर आ ही आ रहा है। ठीक है जी। जो भी है, चाहे पावर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 100 है, n है, हर सूरत में x माइनस ए प्रिजर्व है, हर जगह क्या है बेटा, प्रिजर्व है। अब अगली बातें आपने सोचनी है कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, जरा आइए एक और एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर पावर 2 है पुत्र, तो टर्म भी दो ही हैं आगे, अगले फैक्टर के अंदर कितनी टर्म्स हैं, दो। अगर पावर 3 है बेटा, तो टर्म्स भी अगले फैक्टर के अंदर कितनी है, 3 है। अगर पावर 4 है तो टर्म्स भी अगले फैक्टर के अंदर कितनी है, 4 है। अगर टर्म पावर 5 है तो टर्म्स भी अगले फैक्टर में कितनी है, 5 हैं। तो बात तो समझ आ गई होगी, जितनी आपके पास पावर होगी उतनी एक्स माइनस ए के अलावा जो फैक्टर होगा उसमें उतनी ही टर्म्स होंगी। अब सवाल ये है कि भाई इसके अंदर कितनी टर्म्स होंगी, तो बात तो डन है जी, 100 है पावर, तो टर्म्स भी कितनी होंगी, 100। ठीक है जी। ये पुत्र पिछले लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी देख लेते हैं, एक स्टूडेंट हैं वो बना लेती होती हैं, अगर तो मिल जाती है तो आपको मैं शेयर कर देता हूँ, और अगर नहीं है तो फिर जाहिर बात है आप उस क्वेश्चन होगा, पीडीएफ आप तक पहुंचे हुए हैं तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, या उसको अगले लेक्चर में एक दफा फिर रिवाइज कर देंगे। तो आप ये चीज देख रहे होंगे कि नो डाउट आप जो मेरे साथ D1 और D1 के जो स्टूडेंट अटैच हैं अभी, उनको ये बात पता है कि भाई अ, हमारा जो है ना इलिप्स का कुछ हिस्सा रहता है और हाइपरबोला का, नो डाउट वो मैं करा दूंगा बेटा। मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि कैलकुलस के कुछ पोर्शन जो मुझसे आपने नहीं पढ़ा हुआ, वो एक दफ़ा मेरे अंदाज में भी चीज़ों को देख लें। आपको पेपर्स में तो इंशाल्लाह होगा ही होगा फ़ायदा, आगे आने वाले वक्त में बहुत फ़ायदा होगा बेटा। ठीक है, तो यकीनन मुझे ये चीज़ पता है कि लिमिट्स को लिमिट्स के हक की तरह नहीं पढ़ाया जा रहा होता है ना। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि लिमिट उस तरह पहुंच जाए आपके पास जैसे लिमिट को इंडल्ज किया गया है आपके कोर्स में। तो ये एक चीज है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बाकी चलें प्रीवियस लेक्चर को भी इंशाल्लाह स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट उमामा जो है इनके लिए इंशाल्लाह आपको कोई नेक्स्ट लेक्चर में कोई मसला होगा बेटा, आप पढ़िएगा तो इंशाल्लाह उसको फिर हम मिलकर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। तो मेरे जहन में है, मैंने इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स कह रहे थे तो मैंने इसीलिए चैप्टर 7 का जिक्र किया है, कॉनिक सेक्शन का, उसको इंशाल्लाह रिदम में लेकर आएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, आप बात कर रहे हैं जी हम के टर्म जितनी पावर होगी उतनी आगे टर्म्स आएंगी, तो थोड़ा सा जो चीजें हैं वो मेरे मुताबिक आपने देखनी है कि इधर अगर दो टर्म्स हैं तो उनकी शेप ऐसी लिख रहा हूँ। अच्छा, एक्स ए एक्स ए, इधर जो तीन टर्म्स है उनकी शेप में ऐसी लिख रहा हूँ। अच्छा, एक्स ए मुझे पता है एक्स स्क्र एक्स ए स्क्र है, लेकिन मैं लिखता एक्स ए ही हूँ। ठीक है, इधर जो बेटा चार टर्म्स है उनकी भी शेप में ऐसी लिख रहा हूँ, एक्स ए एक्स ए एक्स ए। ठीक है जी। अब जरा देखें, पावर 2 है तो स्टार्ट आपने 1 से लेना है, एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 0, ए की पावर 0 एक्स ए की पावर 1। अब एक्स क्यूब है तो स्टार्ट 2 से लेना है आपने, इधर 2 है, 1 है और 0 है, 0 है, 1 है और 2 है। एक्स की पावर 3, तो ये 3 से स्टार्ट लेना है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, 0 है, 1 है,
2 है, 3 है। सिमिलरली यहाँ आ जाए बेटा तो इधर टर्म्स कितनी आएंगी, चूंकि पावर 5 है टर्म तो 5 ही आएंगी, तो 5 की 5 टर्म लिख लें बेटा, ये लें। अब पावर कहाँ से शुरू होनी चाहिए सर, तो ऑल पावर 5 थी तो 4 से शुरू होगा, 4 3 2 1 0। और इसी तरीके से यहाँ पे 0 1 2 3 और 4, ठीक है जी। अच्छा, अल्टीमेटली बेटा जो ब्लू कलर में लिखे हुए हैं इनको सॉर्ट आउट करें तो यही चीज बनती है जो यहाँ लिखी हुई है। और किसी को डाउट हो कि भाई इससे ये नहीं आता तो वो गलत समझ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लें, बेशक आप सॉल्व करके x4 - a4 एग्जैक्टली आएगा। तो मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ x100 - a100 को मैनेज कैसे करना है। 100 टर्म्स आएंगी, अच्छा सबकी शेप ऐसी होगी, ऐसी। और टर्म्स कितनी होंगी पुत्र, 100। स्टार्ट कहाँ से लेंगे, 99 से, 98 97 से लेकर 0, या 0 1 2 3 से 99 तक, ठीक है। ये रीअरेंज कर लीजिएगा। सिमिलरली xn - an कोई बंदा लिखना चाहता है तो ऑब्वियसली वो ऐसे ही लिखेगा जैसे मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अब सवाल ये है कि इसका फायदा नुकसान क्या है, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये जो फार्मूलाज हैं ये क्यों पढ़ाए जा रहे हैं बेटा। तो ये एक रिजल्ट की तरफ आप लोगों की तवज्जो को लेकर जाना है कि अगर ये 0/0 फॉर्म इस तरह की आ जाती है कि x² - a² आता है तो बेटा इसको सॉल्व करने में नो डाउट x + a ही बनता है। तो जब इधर a पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 ×